नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, हम हिंदी कविता जो नेट के पाठ्यक्रम में जो इकाई है हिंदी कविता, उसको आरंभ कर चुके थे, जिसमें अपन ने बिहारी को पढ़ लिए था। और इसके पश्चात हमने सुदामा पांडे धूमिल की जो रचना थी मोचीराम, उस कविता को भी अपन ने अध्ययन कर लिया था। अभी तक आपने अगर उनको नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप प्ले लिस्ट में उसे आप देख सकते हैं। और इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आगे हम सुदामा पांडे धूमिल कृत रोटी और संसद कविता की व्याख्या करेंगे और उसका भाव सौंदर्य जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, यह जो वीडियो है, ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वह नेट के पाठ्यक्रम की दृष्टि से बहुत ही सार्थक सिद्ध होंगे। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर करें। ये साथियों, ये सुदामा पांडे धूमिल का छवि चित्र है, जिनका जन्म जो है वह 1936 ईस्वी में होता है और जिनकी मृत्यु 1975 में ब्रेन ट्यूमर के कारण हो जाती है। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। चलते हैं, एक इनकी छोटी सी कविता है रोटी और संसद, जिसमें इन्होंने आक्रोश भरी शैली में एक पूरा जो प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, उसको एक उखाड़ने की क्षमता रखी है इन पंक्तियों के अंतर्गत। और यह सवाल कर रहे हैं, यह संसद से सवाल कर रहे हैं। और जब सवाल किसी से किया जाता है, जब किसी से जवाब मांगा जाता है, तो वह बहुत ही घातक होता है। और इनकी इसी रोटी और संसद जो कविता है छोटी सी, उसी कविता में एक सवाल किया गया है और उस सवाल का जवाब अपन जानने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। धूमिल द्वारा लिखित रोटी और संसद छोटी कविता है, परंतु इसका महत्व आज भी बहुत ज़्यादा है और प्रत्येक साहित्य प्रेमी की जबान पर ये पंक्तियाँ पढ़ने को, सुनने को मिल जाती हैं। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संसद की मौनता, कि संसद मौन है, आंखें होकर भी अंधा होना बहुत बड़े विडंबना है। देश के भीतर लूट व षड्यंत्र का बोलबाला है। जो देश है उसके भीतर जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जमींदार वर्ग के लोग हैं, नेता जो हैं, वह पूंजीपति जो लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनका षड्यंत्र का बोलबाला इस देश के अंतर्गत है। लुटेरों को हर तरफ से राजनीतिक सहयोग मिलता है और ये बिल्कुल सटीक बात है कि जो लुटेरे होते हैं, तो देश पर घात लगाए बैठे हैं, उनको राजनीतिक सहयोग मिलता है। इसी कारण से वे इस तरह की क्रियाएं करते हैं। अर्थात संविधान और संसदीय प्रणाली में अवैध को वैध बनाने का गोरख धंधा शुरू है। और वो कैसा है? चुपचाप काम करने वाले मेहनत कश का पसीना पानी सा बहाया जा रहा है। काम करने वाला कौन? वह मजदूर हो सकता है, वह किसान हो सकता है, वह सर्वहारा वर्ग का हो सकता है, वह पतनशील व्यक्ति हो सकता है, वह धूमिल की कविता का मोचीराम हो सकता है। उसका क्या किया जा रहा है? खून चूसा जा रहा है। पेट भरने के बाद रोटी से खेलता अमीर कवि ने हमेशा देखा, और दूसरी तरफ गरीबी से पीड़ित घरों का आक्रोश भी। कवि ने अपनी नज़रों से दीदार किया है दो व्यक्तियों का, एक तो अमीर व्यक्ति का और दूसरी तरफ गरीब व्यक्ति का। गरीब व्यक्ति सिर्फ रोटी प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता है, पसीना बहाता है, और अमीर व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति का शोषण करने के लिए ही जन्म लेता है। अतः धूमिल का मन विद्रोह कर उठता है। देखते हैं, इनकी छोटी सी कविता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, मेरे देश की संसद मौन है। यहाँ सवाल किया जा रहा है। कवि इस जो राजनीति है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, या मतलब वह सवाल कर रहा है, देश से सवाल कर रहा है कि ये तीसरा आदमी कौन है। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए
पूरी अभी तक संसद भी मौन है, कोई इसका जवाब नहीं दे रहा है। पहले जो 3 आदमी की बात की जा रही है इसके अंतर्गत, एक आदमी जो है वह रोटी बेलता है। इस पंक्ति में किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? इसमें इस ऐसे व्यक्ति की तरफ इशारा किया जा रहा है जो रोटी बेलने वाला सर्वहारा वर्ग का किसान है, वह धूमिल की कविता का मोचीराम है, वह मजदूर है, वह जिसका शोषण होता है, वह व्यक्ति है। कौन है? रोटी बेलने वाला, अर्थात वह अन्न को उत्पन्न करने वाला है, वह मेहनत कश है। और एक आदमी रोटी खाता है और दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा रोटी खाने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है। वह उपभोक्ता कोई नौकरी पेशा व्यक्ति हो सकता है, वह वकील हो सकता है, वह अध्यापक हो सकता है, और या वह कहे तो कोई एक व्यवसाय करने वाला व्यक्ति हो सकता है जो क्या करता है? रोटी खाता है, रोटी खाता है। और एक तीसरा आदमी है। ये 2 व्यक्तियों की बात हो गई, 1 और 2। अब ये तीसरा आदमी जो है वह कौन है? जो न तो रोटी बेलता है, अर्थात न तो वह शोषित है, ना तो वह किसान है, ना वह सर्वहारा वर्ग का है, न वह रोटी खाता है, ना वह कोई वकील है, ना कोई वह कोई काम धंधा करने वाला व्यक्ति है। तो वह व्यक्ति है कौन? वह सिर्फ रोटी से खेलता है, वह रोटी से खेलता है, अर्थात रोटी जो बेलने वाला है, रोटी खाने वाला है, उनकी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं के साथ खेलता है, खिलवाड़ करता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? यह तीसरा आदमी जो रोटी से खेलता है वह कौन है? वह मुनाफखोर हो सकता है, वह पूंजीपति व्यक्ति हो सकता है, वह नेता हो सकता है, या वह प्रतिनिधि मंडल का व्यक्ति हो सकता है। तो ये लेकिन इनका जवाब इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यह इसका जवाब देने के लिए मेरे देश की जो संसद है वह भी क्या है? मौन है। तो इन पंक्तियों में कवि ने अपनी आक्रोश भरी शैली में जो तत्कालीन समय की जो वास्तविकता है, यथार्थता है, उनको इन पंक्तियों के माध्यम से पिरोने का कार्य कवि धूमिल ने किया है। कहा है कि रोटी बेलने वाला खाता नहीं, खाने वाला बेलने वाले के प्रति कृतज्ञ नहीं होता, और तीसरा व्यक्ति जो है वह स्वार्थी होता है, वह दूसरों का शोषण करने वाला होता है। इस तरह 3 व्यक्ति है और तीनों व्यक्तियों का कार्य अलग अलग है, अर्थात जो रोटी बेलने वाला है उसको अपनी मजदूरी नहीं मिल पाती, और जो उसका जो मेहनत करता है उसका मेहनताना किसको मिलता है? जो रोटी से खेलने वाला व्यक्ति है उसे इसका मेहनताना मिलता है। इस प्रकार सर्वजन हिताय की कल्पना मात्र को कवि खत्म करना चाहता है और संसद में बैठकर वह सब कुछ भूल जाता है। कौन? सर्वजन हिताय का व्यक्ति। इस प्रकार इसकी जो भाषा है वह खड़ी बोली हिंदी भाषा है, और इसमें श्लेष और अनुप्रास अलंकार की छटा भी दिखाई देती है। लक्षणा व व्यंजना शब्द शक्ति में यह कविता रोटी और संसद लिखी गई है। बहुत ही शानदार कविता है साथियों। छोटी सी कविता है लेकिन पाठ्यक्रम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट करके आप मुझे ये बता सकते हैं कि आगे आपको क्या पढ़ना है। धन्यवाद।